नमस्कार। मैं डॉक्टर जेपी दुबे आयुर्वेदी के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो आगे स्टार्ट करते हैं। दुबे थैंक यू। फार्माकोलॉजी का जो लेक्चर सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया है, अब उसके आगे हम लोग को पढ़ना है। उसमें जो टॉपिक चल रहा था वो था मैनेजमेंट ऑफ पेप्टिक अल्सर। तो पेप्टिक अल्सर में कुछ चीज़ें हम लोगों ने पढ़ रखी थी इंट्रोडक्शन में, ये वो सेम स्लाइड है। तो ये क्यों होता है उसका मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि पेप्टिक अल्सर अकर्स इन द दैट पार्ट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट विच इज एक्सपोज टू गैस्ट्रिक एसिड एंड पेप्सिन। तो जो गैस्ट्रिक एसिड और पेप्सिन के सामने जो पड़ता है, तो ये क्या है, प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। तो ये क्या होता है, जैसे स्टमक है, डुडनम है, तो उस पार्ट में अगर ये ओपन हो गए तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि वहाँ पर आपका अल्सर बन जाता है, छोटे छोटे घाव बन जाते हैं। तो ये क्यों होता, क्यों इन जनरल इम्बैलेंस बिटवीन द एग्रेसिव एग्रेसिव एंड डिफेंसिव। तो एग्रेसिव फैक्टर क्या होता है, एसिड होता है, पेप्सिन होता है, बाइल है, एच पाइलोरी है। और डिफेंसिव फंक्शन जो है, जो जिसके द्वारा इसको इसकी वॉल सेफ रहती है, वो है क्या है, गैस्ट्रिक म्यूकस है, बाइकार्बोनेट सिक्रीशन है, प्रोस्टाग्लैंडिन है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, हाई म्यूकोजल ब्लड फ्लो है, और एक इनेट रेजिस्टेंस रहता है म्यूकोजल सेल का, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो डिफेंस अपने आप को बचा के रखता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ी होती है या इनका इम्बैलेंस होता है तो पेप्टिक अल्सर होता है। आगे देखते हैं, दो तरह का अल्सर होता है, गैस्ट्रिक अल्सर होता है, ड्यूनल अल्सर होता है। गैस्ट्रिक अल्सर में क्या होता है, सिक्रेशन नॉर्मल और लो होता है, और डिफेंसियंट जो जो उसका डिफेंसिव फैक्टर है उसमें गड़बड़ी होता है। ड्यूनल अल्सर में क्या होता है, सिक्रेशन 50% लोगों में ज़्यादा मिलता है, बाकी सब में क्या होता है, नॉर्मल रहता है, लेकिन अल्सर वहाँ देखने को मिलता है। ये सिक्रेशन के बेसिस पे आप इसमें प्लान क्या कर सकते हैं। तो प्लान क्या करेंगे, जो भी आप दवा देंगे उसमें क्या होता है कि आपका जो गोल होता है वो उस पेन, बहुत इंटेंस पेन होता है, उस पेन को बचाना, अल्सर जो हो गया उसकी हीलिंग करना, और कॉम्प्लिकेशन से बचाना जैसे ब्लीडिंग और परफोरेशन। और ये बार बार रिलैप्स होता है, इस वजह से मतलब ये दोबारा बार बार अकरेंस होता है, उससे इसको प्रिवेंट करना। ऐसी दवाइयाँ हमको प्लान करनी है। तो अप्रोच क्या कर सकते हैं, अप्रोच में पहला क्या है, रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन। दूसरा क्या है, न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड यानी एंटा एसिड। तीसरा है अल्सर प्रोटेक्टिव ड्रग। और चौथा क्या है, एच पाइलोरी ड्रग्स होते हैं। ये चार तरह की दवाइयों का कॉम्बिनेशन हमको देखना होता है। तो इसमें हम लोग कहाँ तक पढ़ चुके थे, हम लोग पढ़ रहे थे रिडक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, जिसमें हम लोगों ने H2 ब्लॉकर जो होते हैं जैसे सिमेटिडीन, डेंटिडीन, फोमेटिडाइन और रॉक्सीडिडिन, इसके बारे में हमने पढ़ाई कर ली है। अब हमें आज क्या पढ़ना है, आज हमको पढ़ना है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। क्या पढ़ना है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। एग्जाम्पल क्या है, बहुत कॉमन है, ओम्प्राजोल, इस इसमेपोराजोल, लेंसोप्राजोल, पेंटाप्रेजोल, रेब्राप्रेजोल और डेक्सारेब्राप्रेजोल। तो ये क्या होते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते हैं, जो कि ड्रग ऑफ चॉइस हैं ओवर द H2 ब्लॉकर। तो जहाँ पे H2 ब्लॉकर यूज कर रहे थे उसकी जगह पे अगर आपको एडवांस दवा देनी है तो ड्रग ऑफ चॉइस आपका क्या होगा, इन जनरल प्रोटॉन पंप इनहिबिटर ही होते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हुआ, अब हमें यही पढ़ना है। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होते क्या हैं। प्रोटॉन का मतलब क्या समझिए, H+ आयन समझिए। तो जो भी आपका HCl बनता है, वह HCl जो है वह दो आयन से मिलके बना है, H+ और Cl-। तो अगर H+ को रोक लिया जाए तो क्लोराइड कितना भी रहेगा वो HCl नहीं फॉर्मेशन होगा। जब HCl फॉर्मेशन नहीं होगा तो क्या होगा, आपकी एसिडिटी नहीं बढ़ेगी। ठीक। तो ये जो दवाइयाँ चलती हैं वह प्रोटॉन पंप इनहिबिटर हैं, यानी कि PPI हैं। तो ये क्या करते हैं, जहाँ से H+ आ रहा है इस स्टमक के ल्यूमन में या GIT के ल्यूमन में, जहाँ भी H+ आ रहा है, H+ कहाँ से आ रहा है, बाइकार्बोनेट से आ रहा है। ठीक। तो CO2 + H2O एनहाइड्रेट जब उसमें मिलता है तो उसमें क्या होता है, H+ एक बाई प्रोडक्ट बनता है। तो जो H+ बनता है वही आपका ल्यूमेन में आता है, और Cl एक दूसरे पंप से आता है, दोनों मिलकर HCl बनाते हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं, एक कंटेंट को हमने हटा दिया, HCl को, H को हटा दिया, तो क्या होता है कि वहाँ पे आपका HCl का फॉर्मेशन नहीं होगा और किसी प्रकार की पेप्टिक डिसऑर्डर नहीं होगी। तो आप यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। सबसे पहला एग्जांपल क्या आता है, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में ओम्प्राजोल। इट इज़ ए प्रोटोटाइप मेंबर ऑफ, यानी सबसे पहला मेंबर है, सब्सिट्यूटेड
benzidazoles which inhibit the final common step in gastric acid secretion. The PPI have overtaken H2 blocker for the acid peptic disorder. तो अभी क्या है, हम जनरली क्या यूज करते हैं, यही PPI यूज करते हैं H2 ब्लॉकर, जैसे इसिलाक, रेंटेक, उसकी जगह पे एसिमिटिडीन था और रेंटिडीन था, तो उसकी जगह पे हम क्या यूज कर सकते हैं, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर. तो इट इज़ द पावरफुल इनहिबिटर ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, कैन टोटली एबोलिश HCl सिक्रीशन. तो जब HCl में जब H प्लस यहाँ से हट जाएगा तो क्या होगा, केवल Cl बचेगा. तो जो Cl बचेगा वो क्या करेगा, वो किसी प्रकार का आपका एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा. बोथ रेस्टिंग एज वेल एज that stimulated by food or any of the secretagogues without much effect on pepsin, intrinsic factor, juice volume या gastric motility. तो किसी भी प्रकार से अगर आपका HCl बन रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है, तो वह प्रोटॉन पंप इनहिबिटर अगर आप यूज कर रहे हैं तो वो पावरफुल इनहिबिटर होता है, ठीक, गैस्ट्रिक एसिड में. देखते हैं आगे. फार्माकोकाइनेटिक्स देखिए, ऑल PPI आर एडमिनिस्ट्रेटेड ओरली देने जाने वाली दवाइयाँ हैं इन इंटेरिक कोटेड, यानी इंटेरिक कोटेड इसी फॉर्म में होती हैं, फॉर्म टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द मॉलिक्यूलर ट्रांसफॉर्मेशन इन द एसिडिक गैस्ट्रिक जूसेस. तुरंत कोई इसमें जैसे एसिड में ही जाना, स्टमक में ही जाना उसको, तो वहाँ पे तुरंत उसमें कोई डिग्रेडेबल चेंजेस ना हो. द इंटेरिक कोटेड टैबलेट आर ग्रेन्यूल फील्ड इन द कैप्सूल शुड नॉट बी ब्रोकन आर क्रश्ड बिफोर द स्वेलिंग. तो आप देखते होंगे उसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं. अगर आप ओम्प्राजोल वगैरह के अगर टैबलेट आप देखे, वो कैप्सूल देखे होंगे या टैबलेट भी रहेगा तो इंटेरिक कोटेड रहेगा. ओरल बायोअवेलेबिलिटी क्या है, लगभग 50% है, यानी 50% ही डिस्ट्रॉय होता है, 50% आपका बायोअवेलेबिलिटी इसकी होती है. तो ये हुआ आपका. नेक्स्ट देखते हैं. बायोअवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द PPI रिड्यूस्ड बाय द फूड. अगर आप फूड के साथ इसको ले लेंगे तो क्या होगा, इसकी बायोअवेलेबिलिटी और कम हो जाएगी, यानी 50% से भी कम हो जाएगी. तो दे शुड बी टेकन इन एम्प्टी स्टमक, इसलिए हमको कैसे लेना चाहिए, खाली पेट इसको लेना चाहिए. और आइडियल क्या है, भोजन फॉलोड 1 आवर लेटर बाई अ मील टू एक्टिवेट द आयन के एटीपेज साइकिल जो होती है, एंड मेक इट मोर ससेप्टेबल टू द PPI. तो या तो खाली पेट ले लीजिए या फिर खाना खाने के 1 घंटे बाद लीजिए, तो ये बहुत अच्छे से आपका काम करता है एज ए PPI. ठीक, क्लियर हुआ. यूजेज देखिए, तो पहला यूजेज कहाँ है, पहला यूज ये प्रोटोटाइप है, यानी जहाँ ये यूज हो रहा होगा वहीं एम्प्राजो जहाँ यूज हो रहा होगा वहाँ सारे यूज होंगे. तो पेप्टिक अल्सर में देखिए सबसे पहला यूज होता है इसका, किस में होता है, पेप्टिक अल्सर में. डोजेज क्या है, 20 mg OD दीजिए, ठीक, इज इक्वली आर मोर इफेक्टिव दैन द H2 ब्लॉकर. तो H2 ब्लॉकर जो भी आप यूज कर रहे हैं उसके बदले में अगर ओम्प्राजोल 20 mg आप दे देंगे एक टाइम, तो आपका 100% रिजल्ट वो दे देगा. रिलीफ इज ऑफ पेन इज रैपिड एंड एक्सीलेंट. फास्टर हीलिंग हैज बीन डेमोन्स्ट्रेटेड विथ 40 mg पर डे. अगर अल्सर है तो अगर 40 mg पर डे हम दे रहे हैं तो वो अच्छे से हीलिंग करता है. सम ड्यूडरल अल्सर हील इवन एट द 2 वीक एंड रिमेनिंग ओवर 90% एंड 4 वीक, यानी कि 2 वीक में आपको ड्यूडरल अल्सर भी हील कर जाता है, और लगभग जो है 90% हीलिंग आपको 4 वीक में मिल जाती है. यानी इसको बहुत ज़्यादा लंबे समय तक यूज करने की जरूरत नहीं है. आप इसको 4 हफ्ते या मैक्सिमम आप 8 वीक तक आप इसको यूज करिए. गैस्ट्रिक अल्सर में क्या दिया है, ये देखिए 4 to 8 वीक दिया हुआ है. कॉन्टिन्यूस ट्रीटमेंट क्या अगर देना है तो 20 mg डेली आर थ्राइस वीकली कैन प्रिवेंट द अल्सर रिलैप्सेस. अल्सर में क्या होता है कि ये बार बार रिलैप्सिंग चीज़ें होती हैं पेप्टिक अल्सर. तो ऐसे में क्या होता है, अगर आप इसको 20 mg जो है एक मेंटेनेंस डोज के रूप में अगर आप रख देंगे, यानी या तो डेली लीजिए या हफ्ते में 2 या 3 बार ले रहे हैं, तो आपको बार बार ये अल्सर रिवर्ट नहीं होगा. PPI आर द इंटरनल कंपोनेंट ऑफ एंटी H पाइलोरी थेरेपी. तो ये H पाइलोरी जब थेरेपी इसमें 4th स्टेज पे आता है, जब इसको भी यूज करना होता है,
तो जब हम इसको पढ़ेंगे तो वहाँ पे हमको मतलब एच पाइलोरी के लिए आप दे रहे हैं कोई दवा एंटीबायोटिक दे रहे हैं, तो ऐसे में आपको वहाँ उनको पीपीआई भी देनी चाहिए। तो उसके साथ ये एडजुवेंट के रूप में रहता है। ठीक, इंटीग्रल कंपोनेंट है, मतलब इसके बिना आप ट्रीट नहीं कर पाएंगे उसको। और अगर कोई ब्लीडिंग है तो देखिए ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर है, मतलब ब्लीडिंग हो रही है वहाँ से अल्सर से, एन एसिड इनहेंस क्लॉट डिजोल्यूशन प्रोमोटिंग अल्सर ब्लीड। तो जो एसिड होता है, जो भी आपका एसिड पेट में बन रहा है, स्टमक में बन रहा है, वो कहीं मान लीजिए अगर ब्लीडिंग हो रही है तो उसने क्लॉट बनाया बॉडी ने, ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म हुआ, ब्लड क्लॉट बना, जैसे ही क्लॉट बनता है उस क्लॉट को डिजॉल्व कर देगा, जैसे ही डिजॉल्व कर देगा फिर से ब्लीडिंग होने लगेगी। तो ऐसे में क्या होता है कि हमें एसिड का प्रोडक्शन को रोकना होगा। अब एसिड के प्रोडक्शन को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, आप पीपीआई यूज करेंगे। सब सप्रेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड हैज़ बीन फाउंड टू फैसिलिटेट क्लॉट फॉर्मेशन, रिड्यूसिंग ब्लड लॉस और रीब्लीडिंग। तो आपका गैस्ट्रिक एसिड का सप्रेशन करना बहुत ज़रूरी है। कैसे देंगे, हाई डोज आईवी पीपीआई थेरेपी यानी पेंटाप्रेजोल जो है 40 से 120 mg पर डे, और रिपराप्रेजोल जो है वह 40 से 80 mg पर डे आप उस पेशेंट को दे सकते हैं। प्रोफाउंडली इनहिबिट द गैस्ट्रिक एसिड हैज़ बीन शोन रिड्यूस द रीब्लीडिंग आफ्टर द थेरेपेटिक इंडोस्कोपी। हाँ, अगर आप इंडोस्कोपी करते हैं तो उसमें भी ब्लीडिंग हो सकती है, तो वहाँ पे भी आप क्या करेंगे, एंटी एसिड का प्रयोग करेंगे। कैसे देंगे, आईवी देंगे, आईवी देंगे, आईवी इज मोर इफेक्टिव। ठीक, तो इंजेक्टेबल आते हैं, आप उनको दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। अब आगे चलते हैं। स्ट्रेस अल्सर अगर है तो क्या करेंगे, आईवी आप देंगे पेंटाप्रोजोल या रेब्राप्रोजोल, इफेक्टिव प्रोफाइलेक्टिक फॉर स्ट्रेस अल्सर एज वेल है, जैसे आईवी H2 ब्लॉकर होते हैं, जैसे रेंटेक वगैरह काम करते हैं उसी तरह से ये भी काम करते हैं। ठीक, फिर आता है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज को कौन सी है, वो जीआरडी है। इसका क्या मतलब होता है, गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लेक्स डिजीज। अगर जीआरडी है तो वहाँ पे बहुत अच्छा काम करेगा। ओम्प्राजोल प्रोड्यूस मोर कंप्लीट राउंड द क्लॉक इनहिबिशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड, रिजल्टिंग इन रैपिड सिम्टम रिलीफ एंड इज मोर इफेक्टिव देन H2 ब्लॉकर इन प्रोमोटिंग हीलिंग ऑफ इसोफेजियल लेसन। तो हम लोगों ने जीआरडी के बारे में पिछला लेक्चर में अच्छे से पढ़ा था। तो जो रिफ्लेक्स है इसमें क्या होता है, ओम्प्राजोल अगर हम यूज करते हैं तो ये लगभग आपको 100% रिलीव आपको देता है इन कंपेयर टू H2 ब्लॉकर। ठीक है, और जब ये एसिड नहीं बनेगा तो आपकी अल्सर की हीलिंग भी अच्छी होगी, रिफ्लेक्सेस भी कम आएंगे। तो देन इन कंडीशन में क्या होगा, पीपीआई आर द ड्रग ऑफ चॉइस। डीओसी क्या है, जीआरडी के लिए आपका पीपीआई यूज करिए आप। ठीक, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। नेक्स्ट देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिजीज है जिसको जेई सिंड्रोम बोलते हैं। क्या नाम है इसका, जोलिंगर इलिजन सिंड्रोम। तो इसमें भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा एसिड बनता है। तो ओम्पराजोल इज मोर इफेक्टिव दैन H2 ब्लॉकर इन कंट्रोलिंग द हाइपर एसिडिटी इन जेई सिंड्रोम। हाउएवर 60 to 120 mg पर डे आर मोर, मतलब डबल डोज समझिए, इज ऑफन रिक्वायर्ड फॉर द हीलिंग अल्सर। तो अगर ये है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, जेई में भी यूज कर सकते हैं। इनऑपरेबल केसेस वेयर, इनऑपरेबल केसेस जहाँ पे देखा गया है कि अगर इसको मोर देन ट्रीटेड फॉर मोर देन 6 ईयर विद सस्टेन बेनिफिट एंड नो एडवर्स इफेक्ट, यानी लंबे समय तक भी आप पीपीआई का प्रयोग कर सकते हैं। अदर गैस्ट्रिक हाइपर सिक्रेटरी स्केलेटल लाइक सिस्टेमिक मैस्टोसाइटाइसिस, इंडोक्राइन एडिनोमेस आल्सो रिस्पॉन्ड विल, इन सब चीज़ों में भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो कुछ साइड इफेक्ट इसके आते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। एस्पिरेशन निमोनिया, एस्पिरेशन निमोनिया में भी आप यूज कर सकते हैं। एस्पिरेशन निमोनिया में क्या है, पीपीआई आर द एन अल्टरनेटिव टू H2 ब्लॉकर फॉर प्रोफाइलैक्सिस ऑफ द एस्पिरेशन निमोनिया ड्यू टू प्रोलॉन्ग एनेस्थीसिया। जहाँ पे एनेस्थीसिया आपको देना है या लंबे समय तक अगर कोई ओटी ऑपरेशन चलना है तो वहाँ पे आप जैसे इसको प्रिवेंट करने के लिए पीपीआई का प्रयोग कर सकते हैं। तो देख लीजिए, ओमीजैक है, निलसेक है 20 mg, ओमेज है, ओसिड है, ये सारे नाम है, ब्रांड नेम है, प्रोटोलॉक है। तो आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। कैप्सूल कंटेन इंटरकोटेड ग्रैन्यूल्स, ग्रैन्यूल होते हैं छोटे छोटे रंग बिरंगे, वो आप देखते होंगे। तो कैप्सूल मस्ट नॉट बी ओपन, ठीक है, तो सेम दिया आपको पता ही है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है, एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट में आप देखिए क्या क्या आता है। एडवर्स इफेक्ट में आपका क्या है, पीपीआई, एक मिनट,
पीपीआई इज प्रोड्यूस मिनिमल एडवर्स इफेक्ट। मिनिमल एडवर्स इफेक्ट होता है, फिर भी क्या हो सकता है, नोजिया हो सकता है, लूज स्टूल हो सकता है, हेडेक हो सकता है, एब्डोमिनल पेन हो सकता है, मसल्स एंड ज्वाइंट पेन हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है। आर कंप्लेंट बाई द 3 to 5%। 3 से 5% केसेस में, यानी कि 95% केसेस में कोई कंप्लेन नहीं होती। 3 से 5% केसेस में ऐसा हो सकता है। 1.5% लोगों में रेसेस भी आ सकता है, लिकोपिनिया देखने को मिल सकता है, और हिपैटिक डिसफंक्शन इनफ्रीक्वेंट। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नहीं मिलती हैं, लेकिन आपको अन्य चीज़ें जो हैं ऊपर जो लिखा वो मिल सकता है। नो हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पीपीआई ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी आर नोन, यानी प्रेगनेंसी में भी आप इसको यूज कर सकते हैं। दो मैन्युफैक्चरर्स एडवाइज टू अवॉइड, फिर भी मतलब इसको नहीं प्रयोग करने के लिए बोला जाता है। पीपीआई आर हैव बीन यूज फॉर जीईआरडी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा आपको गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स हो रहा है तो क्या होगा, वहाँ पे आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और एक साइड इफेक्ट में आता है कि बहुत ज़्यादा समय तक यूज कर सकते हैं, तो यूज करते हैं तो ब्रेन पे भी, आपकी मेमोरी पे भी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसको यूज नहीं करना चाहिए। ओम्प्राजोल के बाद अब नेक्स्ट हमारा जो है वो क्या है, इसमोपेराजोल है। तो ये क्या है, इट इज़ द एस एन आइसोमर ऑफ ओम्प्राजोल क्लेम टू हैव हायर ओरल अवेलेबिलिटी। अब देखिए वो प्रोटोटाइप था ओम्प्राजोल, अब इसी का क्या एडवांस है ये। तो बेटर कंट्रोल देगा सेम जगहों पे जहाँ आप उसको यूज कर रहे थे, जीआरडी वगैरह में। ठीक है, टी आप इसका ज़्यादा है, स्लोअर इलिमिशन है, बॉडी से निकलना है, तो हायर हीलिंग दिखने को मिलता है। ठीक है, जीआरडी में। तो आप यूज क्या कर सकते हैं, 20 to 40 mg है, नेक्स प्रो है, रेसिपर है। ठीक है, इजारा करके 20 40 mg, ये सब के टैबलेट्स आते हैं, तो ये आप याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स प्रो बहुत फेमस है, इसको जनरली याद रखिएगा, यूज करते हैं। ठीक है, आगे क्या आ गया, लेंसाप्रोजोल आ गया। लेंसाप्रोजोल में देखिए क्या दिया हुआ है, इसमें क्या आता है, समवॉट मोर पोटेंट देन ओम्प्राजोल। तो ओम्प्राजोल से ज़्यादा अच्छा है, बट सिमिलर इन प्रॉपर्टी, इनहिबिशन ऑफ H+K+ एटीपेजेज बाय द लेंसोपेराजोल इज पार्सली रिवर्सिबल। हायर ओरल अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी होती है, फास्टर ऑनसेट ऑफ एक्शन है, और स्लाइटली लॉन्गर टी हाफ देन ओम्प्राजोल। तो इसको आप यूज कर सकते हैं, और इसका अगर लीवर डिजीज हैं तो उसमें थोड़ा सा आप इसके प्रिकॉशन लेंगे कि हिपेटोटॉक्सिक तो है। तो अल्सर हीलिंग डोज कितना देना है, 15 से 30 mg ओडी है, बाकी ये सब ब्रांड नेम है। लेंजोल है, लेंजेफ है, लिवेंट है, लैनप्रो 15 to 30 mg कैप्सूल आते हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। पेंटाप्रोजोल है, आपको इस बारे में पता है, इसके बारे में सिमिलर पोटेंसी क्लिनिकल एफिकेसी ओम्प्राजोल जैसा ही है, बट इट इज़ मोर एसिड स्टेबल एंड हायर ओरल बायोअवेलेबिलिटी। ये इसका बेनिफिट है, आईवी आप दे सकते हैं इसको। और पर्टिकुलरली इम्प्लॉयड इन ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर, अगर ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर है तो वहाँ पे आप पेंटाप्रोजोल का प्रयोग करेंगे। फॉर प्रोफिलैक्सिस ऑफ एक्यूट स्ट्रेस अल्सर, एक्यूट स्ट्रेस अल्सर है तो वहाँ प्रयोग करेंगे। ठीक है, ड्रग रिएक्ट इंटरेक्शन जैसे अन्य दवाइयाँ आप ले रहे हैं उसके साथ इसका रिएक्शन मिनिमल होता है। डोजेज क्या है, 40 mg है, पेंटोसिड है, पेंटोडेक है 20 40 mg। इंटरिकोटेड में क्या है, पेंटियम है, पेंटीन है 40 mg। इंजेक्शन भी है आईवी यूज के लिए, तो ये आप याद रखिएगा। पेंटाप्रोजोल बहुत अच्छी दवा है, आप इसको यूज करते हैं। रेबेप्रोजोल देख लीजिए, न्यूअर पीपीआई है, तो अभी ज़्यादा यूज में नहीं है, लेकिन लोग यूज करते हैं, फास्टेट एसिड सप्रेशन के लिए है, ड्यू टू हायर पीकीए। इट इज़ मोर रैपिडली कन्वर्टेड इनटू एक्टिव स्पेसेस, हाइपर पोटेंसी सिमिलर टू ओम्प्राजोल। ओम्प्राजोल जैसा ही है, लेकिन रेबेप्रोजोल भी यूज होना अब स्टार्ट हो गया है। ठीक है, डोजेज वही है, 40 mg ओडी दीजिए। जेई सिंड्रोम है तो 60 mg पर डे आप जा सकते हैं, बाकी ये कुछ रेबलेट, रेबेलॉक, रेबिस, रेजो, तो ये सारा दिया हुआ है, नाम दिया है। हैप्पी है 10-20 mg का टैबलेट आता है, और वायल भी आते हैं, तो कितना है 20 mg की, तो याद रखिएगा। ठीक है, जस्ट, हाँ, अब ये हमारा लगभग ये लेक्चर समाप्त हो गया है, जिसमें हम लोगों ने प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स के बारे में पढ़ा। तो अगर आप इतना जानते हैं एज ए बीएमएस स्टूडेंट तो आपके लिए पर्याप्त है।
और ये पार्ट पार्ट में हमको पढ़ना पड़ेगा क्योंकि इसमें कई तरह से अप्रोच होता है। तो जो अगला हमारा लेक्चर होगा वो होगा न्यूट्रलाइजेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड। एंटा एसिड वगैरह क्या होते हैं, जैसे डाइजीन वगैरह का आपने नाम सुना होगा। कुछ एंटा एसिड हम देखेंगे क्या है, और उसी समय हम लोग अल्सर प्रोटेक्टिव जो ड्रग होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। और जो एच पाइलोरी के लिए जो आपका है, क्या नाम है कि जस्ट मिनट, एच पाइलोरी वाला जो है, ये वाला पोर्शन हम लोग अलग सेपरेट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो सेकेंड और थर्ड वाला जो है वो हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आपको यदि आपको चैनल पे दिया गया कंटेंट पसंद आ रहा है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से शेयर करें। थैंक यू।